हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गृह विज्ञान के अंतर्गत पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है गृह सज्जा यानी घर की सजावट। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि गृह सज्जा का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा और गृह सज्जा की क्या उपयोगिता है, गृह सज्जा के क्या सिद्धांत होते हैं और घर की सजावट करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों, आज हम लोग गृह सज्जा के अंतर्गत फर्नीचर, पर्दे, चित्र व पुष्प सज्जा का क्या महत्व होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, घर को सजाने के लिए बहुत से हमें वस्तुएं, साधन की आवश्यकता होती है, जो कि निम्न प्रकार है। पहला है फर्नीचर, पर्दे, दरी व कालीन, प्रकाश, मनोरंजन की वस्तुएं, चित्र, पुष्प सज्जा, पुस्तकें, शोपीस आदि। बच्चों, ये सब साधन हैं जिनके माध्यम से हम अपने घर को सजा सकते हैं, घर की सजावट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम आज आपको बताते हैं फर्नीचर। फर्नीचर का घर की सजावट में क्या महत्व है। फर्नीचर आधुनिक सज्जा का एक प्रमुख साधन है, यानी घर को सजाने में फर्नीचर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। फर्नीचर से आशय हम उन समस्त वस्तुओं से है जो परिवार के सदस्यों के उठने बैठने, विश्राम करने तथा सामान आदि रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है तथा जिससे हमारा घर देखने में सुंदर लगता है, घर की शोभा बढ़ती है। इस दृष्टिकोण से मेज, कुर्सी, सोफ़ा, दीवान, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, टेबल रैक तथा अलमारियां आदि भी सभी फर्नीचर ही कहलाती हैं। घर के फर्नीचर को देखकर हम परिवार का क्या स्तर है और परिवार की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, यह अनुमान भी लगा सकते हैं। अब है फर्नीचर के प्रकार। फर्नीचर कई प्रकार का होता है। लकड़ी का फर्नीचर, प्लास्टिक का फर्नीचर, बेंत का फर्नीचर, स्टील का फर्नीचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लकड़ी का फर्नीचर। घरों में लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग बहुत अधिक होता है। घर में जैसे मेज, कुर्सी, पलंग, रैक, अलमारी आदि मुख्य रूप से लकड़ी की ही बनाई जाती है। शीशम, देवदार, टीक तथा जामुन आदि पेड़ों की लकड़ी के फर्नीचर बनाए जाते हैं। लकड़ी के फर्नीचर की शोभा और उसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए उन पर पॉलिश, वार्निश या पेंट भी किया जाता है। अब है नंबर 2 प्लास्टिक के फर्नीचर। वर्तमान समय में यानी आजकल प्लास्टिक के फर्नीचर काफ़ी लोकप्रिय हैं। ज़्यादातर घरों में प्लास्टिक के फर्नीचर का प्रयोग किया जाता है। यह कम मूल्य यानी कम पैसों का होता है, वजन में हल्का होता है और देखने में भी सुंदर और आकर्षक लगता है। यही कारण है कि मध्यम वर्ग के लोग इस तरह का फर्नीचर बहुत अधिक खरीदते हैं। जैसे प्लास्टिक की कुर्सी, मेज, स्टूल, रैक आदि बहुत लोकप्रिय हैं। घरों, होटलों, स्टेशन आदि पर प्लास्टिक का फर्नीचर देखने को मिल जाता है। नंबर 3 है बेंत का फर्नीचर। बेंत की बनी कुर्सियाँ, मेज आदि वजन में हल्की होती हैं और यह विभिन्न रंगों में रंगी हुई होती हैं, इसलिए देखने में सुंदर और आकर्षक लगती हैं, किंतु यह अधिक मजबूत और टिकाऊ नहीं होती। बाग या बाहर के बरामदे में उठने बैठने के लिए ये सुविधाजनक होती है क्योंकि ये हल्की होती हैं, इन्हें आसानी से भी कहीं पर भी रखा जा सकता है। नंबर 4 है स्टील और एल्युमिनियम से बने फर्नीचर। आजकल ज़्यादातर स्टील और एल्युमिनियम के पाइप से बना फर्नीचर
खूब प्रचलित है। कुर्सी, मेज, सोफ़ा, पलंग सब इसके ही बनते हैं। ये खोखली ट्यूब से बने होने के कारण वजन में हल्के होते हैं और इन्हें उठाने और रखने में कोई परेशानी नहीं होती है। विशेषकर जो एल्युमिनियम पाइप से बने फर्नीचर होते हैं वो वजन में काफ़ी हल्के होते हैं। इसकी कुर्सियाँ, सोफ़ा और पलंग आदि गद्देदार भी बनाए जाते हैं। अब है बच्चों फर्नीचर खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें। फर्नीचर तो रोज़ रोज़ नहीं खरीदा जा सकता है, इसीलिए जब भी हम फर्नीचर खरीदें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है अधिक मजबूती। बढ़िया लकड़ी हो, बढ़िया फौलाद का फर्नीचर निश्चय ही मजबूत होता है। लकड़ी के साथ साथ इनके ताले भी मजबूत होंगे। साधारणतः कच्ची व नमी वाली लकड़ी का जो फर्नीचर बनाया जाता है उसको हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये बरसात के समय फूलकर टेढ़े हो जाते हैं। नंबर 2 है आकर्षक डिजाइन। फर्नीचर का डिजाइन ऐसा हो जो देखने में आकर्षक हो और जिसकी सफाई भी सरलता से की जा सके। फर्नीचर बनाते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि साधारण कारीगर की अपेक्षा हमें एक कुशल कारीगर द्वारा तैयार फर्नीचर निसंदेही अच्छा रहेगा। यानी हमें एक कुशल कारीगर द्वारा अपना फर्नीचर बनवाना चाहिए। अब है उपयुक्त आकार। फर्नीचर सदैव कमरे के आकार के अनुसार बड़ा या छोटा होना चाहिए, कम या अधिक होना चाहिए। जो फर्नीचर कमरे के आकार के अनुरूप होगा वही आकर्षक होगा और उत्तम भी माना जाएगा। यदि हमारा कमरा बड़ा है तो बड़े फर्नीचर और एक साथ कई फर्नीचर रख सकते हैं। यदि हमारा कमरा छोटा है तो हमें छोटा फर्नीचर और उसकी मात्रा भी कम होनी चाहिए, तभी वह देखने में आकर्षक और सुंदर लगेगा। बच्चों ये चित्र है बहुप्रयोजक रैक का, यानी अलमारी है जिसको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ये है सोफ़ा कम बेड। आजकल घरों में ज़्यादातर सोफ़ा कम बेड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत से घरों में स्थान यानी जगह कम होती है, तो इससे हम आवश्यकता पड़ने पर खोलकर बेड भी बना सकते हैं और इसको हम सोफ़ा भी बना सकते हैं। अब ये विविध प्रकार की अलमारी जिसमें हम घर का काफ़ी सारा सामान, वस्तुएं, सामग्री आदि रख सकते हैं। ये है बड़ी व छोटी वाली मेज जिनको हम खोलकर बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। अब है गृह सज्जा में पर्दों का क्या महत्व है। फर्नीचर के पश्चात गृह सज्जा में पर्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विभिन्न खिड़की, दरवाज़ों पर कलात्मक ढंग से पर्दे लगाए जाते हैं। पर्दे न केवल हमारी घर सज्जा के आवश्यक साधन हैं, वरन ये घर में रहने वालों के लिए भी उपयोगी होते हैं। यानी पर्दे द्वारा हमारा घर आकर्षक और सुंदर लगता है। पर्दे लगाने से कई लाभ होते हैं। पहला है पर्दे हमारे कमरे की शोभा बढ़ाते हैं, यानी पर्दा लगाने से हमारा कमरा देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है। नंबर 2 है पर्दे लगाने से कमरा एकांत व शांतिप्रिय हो जाता है। नंबर 3 है पर्दे के कारण कमरे के अंदर रखी वस्तुएं और बैठे हुए व्यक्ति बाहर वालों को नहीं दिखाई देते हैं। यानी घर के अंदर क्या है, कौन बैठा हुआ है, यह बाहर के लोग नहीं देख सकते। बाहर की वस्तुएं अंदर वाले को नहीं दिखाई देती हैं। नंबर 4 है पर्दे खिड़की और दरवाज़ों के दोषों को छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी खिड़की या दरवाज़ों में कोई कमी है, पेंट नहीं है ठीक से या कहीं टूटा हुआ है, तो पर्दे उन दोषों को छिपाने में भूमिका निभाते हैं। नंबर 5 है कमरे में बाहर से धूल कम आती है। कमरे में पर्दा लगाने से बाहर की जो धूल और गंदगी है वो नहीं आती है। नंबर 6 है तेज़ रोशनी, तेज़ हवा
और ठंड से भी पर्दे लगाने से बचाव होता है। नंबर 7 है कमरे को हम 2 भागों में विभाजित करने के लिए भी पर्दे का प्रयोग करते हैं। यानी कमरे को 2 भागों में बांटने के लिए बीच में पर्दा लगा देते हैं, जिससे कि कमरा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अब है पर्दों का कपड़ा चुनते समय ध्यान देने योग्य बातें। पर्दे का कपड़ा चुनते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कपड़े का चुनाव। पर्दे का कपड़ा उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि पर्दे रोज़ रोज़ नहीं बदले जाते हैं। इसलिए पर्दे का कपड़ा मजबूत हो और टिकाऊ होना चाहिए। नंबर 2 है कमरे की सज्जा का ध्यान। पर्दे का चुनाव करते समय हमें कमरे की सज्जा का भी ध्यान रखना चाहिए। पर्दे के कपड़े का रंग, दरवाजे का रंग, फर्नीचर के कपड़े का रंग, कालीन का रंग, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पर्दे का कपड़ा खरीदना चाहिए। नंबर 3 है कमरे का आकार। पर्दे के कपड़े का डिजाइन कमरे के आकार के अनुसार लेना चाहिए। यदि कमरा बड़ा है तो बड़े आकार का डिजाइन लेना चाहिए, और यदि कमरे का आकार छोटा है तो हमें छोटे आकार का डिजाइन का कपड़ा लेना चाहिए। नंबर 4 है खिड़की या दरवाज़ों का आकार। कपड़ों का चुनाव करते समय संबंधित कपड़े को खिड़की या दरवाजे के सामने फैलाकर थोड़ी दूर से देखें। अगर देखने में कपड़ा अच्छा लग रहा है तभी लें, अगर कपड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो कपड़ा न खरीदें। नंबर 5 है धुलाई की विधि। पर्दे के लिए कपड़ा खरीदते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी धुलाई करने में यानी पर्दे को धोने में हमें कोई परेशानी ना हो, वह सुविधापूर्वक धुल जाए। रेशम के कपड़ों की धुलाई हम घर में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ड्राई क्लीन की आवश्यकता होती है। अतः उसी कपड़े का चयन करें जिसको हम सुविधाजनक पूर्व धोया जा सके। अब है नंबर 7 कपड़े का रंग। पर्दे के लिए कपड़ा खरीदते समय उसके रंग पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पक्के रंग के कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। यानी कपड़े खरीदते समय, पर्दे का कपड़ा चुनाव करते समय इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि पर्दे का जो रंग है वो कच्चा ना हो। फिर है सिकुड़न का ध्यान। सूती कपड़े मुख्यतः सिकुड़ जाते हैं। ऐसे कपड़ों के पर्दे हमें नहीं लगवाने चाहिए, क्योंकि धुलने पर ये ऊंचे हो जाते हैं जो देखने में भद्दे लगेंगे। नंबर 8 है कपड़ा मजबूत व टिकाऊ हो। पर्दे का कपड़ा मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए। अब है पर्दों की देखभाल। हमें पर्दे की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। पर्दों की देखभाल। पहला है पर्दों की धूल व गर्द, यानी पर्दों पे जमी धूल और गंदगी हमें प्रतिदिन झाड़नी चाहिए। नंबर 2 है पर्दों को इस प्रकार लगाएं कि आने जाने वाले लोगों के हाथ उस पर ना लगें। नंबर 3 है बार बार पर्दों को खींचना नहीं चाहिए। नंबर 4 पर्दे मैले हो जाएं तो उसे धोकर प्रेस करवाएं। नंबर 5 रेशमी व जरी वाले पर्दों को ड्राई क्लीन करवाएं। ये पर्दे लगाने के कुछ विभिन्न प्रकार की शैलियाँ हैं। अब हम बात करेंगे गृह सज्जा में चित्रों का क्या महत्व है। उचित चित्र सुरुचिपूर्ण ढंग से लगाए जाएं तो घर की शोभा बढ़ाते हैं, किंतु चित्र सुंदर लगते हैं। इस विचार से आवश्यकता से अधिक चित्र लगा देना कमरे की शोभा खराब हो जाती है। यानी हमें कमरे में 1-2 चित्र लगाने चाहिए। बहुत सारे अगर हम चित्र लगा देंगे कमरे में तो वे देखने में कमरे का शोभा यानी कमरे की सजावट अच्छी नहीं लगेगी और चित्रों की ओर देखने की भी इच्छा नहीं होगी। चित्रों का चुनाव स्थान के अनुसार होता है। जैसे
बैठक में एक दो प्राकृतिक दृश्यों से सुंदर चित्र हो, परिवार के किसी वृद्ध व्यक्ति का चित्र हो अथवा उच्च कोटि के किसी नेता या समाज सुधारक आदि के एक दो चित्र पर्याप्त होते हैं। भोजन कक्ष में फलों आदि का अथवा फलों के बाग का एक दो मनमोहक चित्र अच्छा लगता है। शयन कक्ष में यानी जो सोने का कमरा होता है वहाँ पर शांतिदायक प्राकृतिक चित्रों को लगाना चाहिए तथा परिवार के सदस्यों के चित्र यानी उनकी तस्वीर भी उपयुक्त रहती है। बच्चों के कमरे में उनके बचपन के चित्र या दूसरे हंसते खेलते बच्चों के चित्र अच्छे लगते हैं। चित्र लगाते समय ध्यान देने योग्य बातें। चित्रों को लगाते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, चित्र लगाने से पहले उनका क्रम और स्थान निश्चित कर ले, यानी हमें कहाँ पर किस जगह पर चित्र लगाना है और किस क्रम में लगाना है, इस बात का हमें पहले से ही निश्चय कर लेना चाहिए। नंबर 2 है, चित्र दीवार पर इतनी ऊंचाई पे लगाना चाहिए कि खड़े होने पर व्यक्ति उसे सुविधाजनक यानी आसानी से देख सके, देखने में उसे कोई परेशानी ना हो। नंबर 3 है, चित्र लगाने की विधि का भी ध्यान रखना चाहिए। डोरी या सुतली से बांधकर यूं ही नहीं लटका देना चाहिए। डोरी अथवा जो सुतली से हम तस्वीर को टांग रहे हैं वह मजबूत होनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चित्र के ऊपर या पीछे डोरी या सुतली दिखाई ना पड़े, यानी जो डोरी हमने तस्वीर को लटकाने के लिए प्रयोग की है वो डोरी हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। फिर है, चित्र से एकदम चिपका ना रहे, यानी चित्र दीवार से एकदम चिपका कर नहीं लगाना चाहिए, वरन ऊपर की ओर थोड़ा आगे यानी सामने की ओर झुका हो। इस स्थिति में लगे चित्र अधिक अच्छे लगते हैं। फिर है, चित्र के लगाने की 4 विभिन्न क्रम में चित्र दिखलाए गए हैं। अपनी इच्छा और स्थान के अनुकूल कोई भी एक क्रम गृहिणी चुन सकती है। एक कमरे में एक ही क्रम का से चित्र लगाने चाहिए और दूसरे कमरों में भिन्न क्रम से चित्र लगा सकते हैं। ये चित्रों की लगाने की कुछ शैलियाँ दी गई हैं। ये सीढ़ियों से उतरते हुए चित्र लगे हैं। कमरों में इन विधियों द्वारा हम चित्र लगा सकते हैं। अब है, गृह सज्जा में पुष्प सज्जा का क्या महत्व है, यानी पुष्पों द्वारा हम घर में सजावट किस प्रकार से कर सकते हैं। फूलों द्वारा घर की सजावट निम्नलिखित 2 प्रकार से की जाती है। पहली है बाह्य सजावट यानी बाहरी सजावट। घर के आगे और पीछे दोनों ओर खाली भूमि में हम पुष्प पौधे उगा सकते हैं। पुष्प वाले पौधों के अतिरिक्त साज सज्जा वाले पौधे जैसे कैक्टस हैं, क्रोटन है, फोलियस है या डबल प्लांट इत्यादि हम खाली भूमि व गमलों में लगाए जा सकते हैं। दीवारों में व खिड़कियों आदि में लगी हुई अनेक प्रकार की आकर्षक बेल जैसे बोगनवेलिया, रेलवे क्रीपर, सतावर आदि उगाई जा सकती है। अब नंबर 2 है आंतरिक सजावट यानी कमरे के अंदर यानी घर के अंदर की सजावट पुष्प द्वारा कैसे की जा सकती है। घर के अंदर की सजावट हम बोतलों, गिलासों, डिब्बों और विशेष रूप से विभिन्न आकार एवं प्रकार के फूलदानों में पुष्प लगाकर की जाती है। पुष्प युक्त पौधों को भी गमलों सहित हम कभी कभी अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं। अब है पुष्प सज्जा की शैलियाँ यानी पुष्प को की सजावट की कौन कौन शैलियाँ हम अपना सकते हैं। पहला है परंपरागत देसी शैली
इसमें हम विभिन्न रंगों, आकार एवं विभिन्न प्रकार के पुष्पों का एक गुलदस्ता बनाकर किसी भी पात्र या फूलदान में लगाया जाता है। इससे फूलों में का और फूलदान के रंगों का व उनके आकार पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा सकता। यानी कोई भी फूल किसी भी रंग का हो, पात्र यानी फूलदान का कलर कोई भी हो, इन सब बातों का ध्यान नहीं दिया जाता। नंबर 2 है विदेशी शैली। इसमें पुष्पों को विदेशी ढंग से सजाया जाता है। इस प्रकार की पुष्प व्यवस्था में अनियमितता, संतुलन पर बल दिया जाता है। इसमें संतुलन की व्यवस्था में हम 3, 5, 7, 9 फूलों से की जाती है और 3 टहनियों का प्रयोग किया जाता है। पुष्प सज्जा की इस शैली को हम इकेबाना कहा जाता है। यह मूल रूप से एक जापानी शैली है। नंबर 3 है आधुनिक शैली। यह उपयुक्त दोनों शैलियों का मिश्रित रूप है। इस शैली के अंतर्गत पुष्पों को परंपरागत शैली के अनुसार गुलदस्ते के रूप में न बांधकर बल्कि पिन होल्डर की सहायता से पात्र में लगाया जाता है। अब है पुष्प सज्जा करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी पुष्प की सजावट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। पहला है फूलों को सदैव प्रातःकाल या सूर्यास्त होने पर काटना चाहिए। फूलों को काटकर पानी में नम बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से फूल लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं। अब है फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, इन्हें कैंची या छुरी से काटना चाहिए। फिर है फूलदान में इतना पानी रहे कि फूलों की टहनियाँ इसमें डूबी रहें। फिर है फूलदान व अन्य पुष्प पात्रों को समय समय पर साफ करके चमकाना चाहिए। यानी जिस फूलदान में हमने पुष्प सजाए हैं उसको समय समय पर उसकी साफ सफाई करके साफ सुथरा करना चाहिए। फूलों को उनकी पत्तियों के साथ फूलदान में लगाना चाहिए। यानी केवल फूलदान में हमें फूल ही नहीं लगाना चाहिए बल्कि फूल के साथ उसमें पत्तियां भी लगी होनी चाहिए। इससे स्वाभाविकता दिखाई पड़ती है। फिर है फूलों को मौसम के अनुसार सजाना चाहिए और अगर फूलदान के पानी में नमक डालने से पुष्प देर तक मुरझाते नहीं। अब है गृह सज्जा में पुष्प सज्जा का महत्व। गृह सज्जा में पुष्प सज्जा का विशेष महत्व है। फूलों का सौंदर्य बच्चे हों, बूढ़े हों, स्त्री पुरुष सभी के लिए विशेष आकर्षक होता है। यानी फूल सभी को पसंद आते हैं। फूलों से वातावरण में ताजगी, उल्लास और उत्साह का संचार होता है। फूल वातावरण की नीरसता यानी तनावपूर्ण वातावरण को समाप्त कर देता है। फूल व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। रट के शब्दों में एक निश्चित, चिंतित व दुखी व्यक्ति को पुष्प व्यवस्था से अपने दुखों से छुटकारा व तसल्ली मिलती है। यानी कोई व्यक्ति दुखी है, चिंतित है, अगर वह पुष्प व्यवस्था देख ले, पुष्पों की सजावट देख ले तो उसे अपने दुखों से, चिंता से छुटकारा मिलता है। बच्चों, ये विभिन्न प्रकार के फूलदान है जिनमें हम पुष्प सजाकर रख सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के फूलों को सजाने की विधि है। ये लंबा पात्र है, टोकरी है। अब ये पुष्प सज्जा की शैलियाँ हैं। पहला है परंपरागत शैली, दूसरा विदेशी शैली जो एक जापानी शैली है जिसे इक्वाना कहते हैं। ये है आधुनिक शैली। ये है पुष्प सज्जा के कुछ पात्र हैं। टोकरी है, बांस है, फूलदान है, प्लेट है आदि। धन्यवाद।